नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम HCF से रिलेटेड और कुछ तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है 2 अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है तथा महत्तम समापवर्तक 13 है। तो ये संख्याएं क्या होंगी ये बताना है। अभी तक जो क्वेश्चन हमने देखे थे रेशियो से रिलेटेड इस चैप्टर में, उसमें हमने देखा था योग बताया हुआ था, जबकि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमें गुणनफल दिया हुआ है और महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी हम अपने बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि जब भी हमें कोई नंबर मानना होता है या कोई दो या दो से अधिक जब नंबर मानने होते हैं HCF के चैप्टर में, तो हम उसको क्या मानते हैं, R1 मल्टीप्लाई बाई HCF, R2 मल्टीप्लाई बाई HCF, और जितने नंबर दे रखे होते हैं उतने रेशियोज अलग अलग दिए होंगे या नहीं भी दिए होंगे तो भी हम इसी फॉर्म में हम लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे, क्योंकि हमें दो संख्या चाहिए, तो हम क्या मानेंगे, संख्या को एक मान लेते हैं हम A और एक मान लेंगे हम B। तो A की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो हमें कैसे निकालेंगे, हम निकाल लेंगे R1 मल्टीप्लाई बाई HCF और B जो निकलेगा वो निकलेगा R2 मल्टीप्लाई बाई HCF, जहां पे R1 और R2 क्या होते हैं, R1 और R2 जो होते हैं वो दो सहभाज्य या कोप्राइम नंबर होते हैं जिनके हमें पेयर निकालने होते हैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो हम A और B की जब वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता चलेगा R1 और R2 हमें नहीं दे रखे, तो R1 और R2 को हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। HCF हमें दे रखा है 13, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी 13R1 और B की वैल्यू हो जाएगी 13R2। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या कहता है। हमारे क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 2028 है। तो हमें क्या करना है, A मल्टीप्लाई बाय B की वैल्यू क्या रखनी है, A मल्टीप्लाई बाई B की जो वैल्यू रखनी है वो रखनी है 2028। अब A क्या दे रखा है हमें A दे रखा है 13R1 मल्टीप्लाई बाई B दे रखा है 13R2। इन दोनों का जो गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2028 जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है। अब हमें क्या करना है, 13 का स्क्वायर हमें निकालना है। 13 का स्क्वायर होता है 169 और R1 R2 को अलग से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर यहाँ पे दोनों संख्या प्लस हो रही होती है तो 13 कॉमन ले लेते और ब्रैकेट में R1 प्लस R2 हो जाता। क्योंकि यहाँ पर अब मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस की जगह, तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई में जितने भी नंबर दिए होते हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 13 और 13 जो है, 13 R1 और 13 R2 में से 13 दोनों ले लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 मिलेगा और बचेगा R1 R2, उनको ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो R1 मल्टीप्लाई बाई R2 ऐसे लिख दिया हमने। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 2028 के बराबर। तो हमें R1 और R1 मल्टीप्लाई बाय R2 की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2028 में 169 से डिवाइड करेंगे। तो 2028 में जब 169 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 12। क्या मिलेगा, 12। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास में कोप्राइम नंबर्स होंगे, जो हमारे पास में कोप्राइम नंबर हैं, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। अब हमें इस 12 के ऐसे दो फैक्टर या दो फैक्टर बनाने होंगे जो कि आपस में कोप्राइम होने चाहिए। तो एक तो हम बना सकते हैं 1 और एक बना सकते हैं 12। कैसे, जब 12 का 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे R1 और R2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें इस मल्टीप्लाई का फैक्टर बनाना होगा। जब हम प्लस करते होते थे R1 R2 को तो हम ऐसे फैक्टर बनाते थे जिनको जोड़ने के बाद में R1 और R2 की जो वैल्यू आ रही वो निकल के आए। पर क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि 12 के हमें नॉर्मल ऐसे फैक्टर बनाने होंगे जो आपस में कोप्राइम हो और जिनको मल्टीप्लाई करके हमें 12 मिल सके। तो हमने देखा यहाँ पे 1 और 12 हो सकता है, एक हो सकता है हमारा 3 और 4, और क्योंकि 3 और 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। और 3 और 4 क्या होते हैं, एक सहभाज्य या कोप्राइम नंबर होते हैं। फिर अगर हम देखें तो इनके अलावा हमारे पास में कोई और दो नंबर ऐसे नहीं आएंगे, पेयर ऐसे नहीं आएंगे जो आपस में सहभाज्य कोप्राइम हो। फैक्टर तो बहुत निकल सकते हैं, अभी 2 और 6 भी निकल सकता है, पर 2 और 6 कोप्राइम नहीं होते, सहभाज्य नहीं होते, क्योंकि उनका जो HCF आता है वो 2 आता है। जबकि कोप्राइम या सहभाज्य होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि दोनों नंबर का जो HCF है वो 1 होना चाहिए।
तो हमारे पास में 2 पेयर बन गए। अब या तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो R1 और R2 1 और 12 के अकॉर्डिंग आएगा, या फिर R1 और R2 3 और 4 के अकॉर्डिंग आएगा। अब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारा क्या कौन से ऑप्शन दे रखे हैं जो हमारे पास में आंसर के रूप में हमें मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले R1 को ले लिया हमने, R1 ले लिया हमने 1, तो A कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा R2 क्या होगा, 12, तो R2 12 होने पर हमें B क्या मिलेगा, B मिलेगा 13 गुणा 12, B मिलेगा 13 मल्टीप्लाई बाई 12, 13 मल्टीप्लाई बाई 12, और इसकी जब वैल्यू हम सॉल्व करते हैं तो आती है 156। अब क्योंकि यहाँ पे R1 जो है या A जो है वो मिला है क्या, 13 और 156, तो अब दूसरे पेयर को सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं क्या हमारे पास में 13 और 156 का नाम कोई ऑप्शन है या नहीं। हमने देखा हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी में 13 और 156 दे रखे हैं, इसका मतलब ये होगा अब हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें इसी पेयर से जब R1 1 और R2 जो है वो हमने 12 लिया था उसी से ही हमें अपना आंसर मिल चुका है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए R1 R2 की वैल्यू ये ना रखते हुए हमें आंसर नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, R1 और R2 की वैल्यू जो है वो 3 और 4 रखते, उससे हमें आंसर मिल जाता। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दो संख्याओं का अंतर 12 है तथा महत्तम समापवर्तक भी 12 है, तो ये संख्याएं कौन सी होंगी। तो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास में दो तरीके, एक तो तरीका है कि हम ऑप्शन से चेक कर सकें और एक तरीका है हम अपने मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकें। ऑप्शन से अगर हम चेक करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कंसेप्ट बेसिक अपना, कि हमें पता है कि कोई भी नंबर जो होता है उसको जब हम लिखते हैं तो वो मासा या महत्तम समापवर्तक या HCF का एक मल्टीपल होता है, गुणज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो भी दो संख्याएं आ रही होंगी उनमें जो HCF है उससे अगर डिवाइड करें तो वो डिवाइड पूर्णतः हो जाना चाहिए या रिमाइंडर 0 आना चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो दोनों संख्याएं हमारे पास में आनी चाहिए ऑप्शन की वो महत्तम समापवर्तक की गुणज होनी चाहिए, मल्टीपल होनी चाहिए। हमारे पास में जो महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है इस क्वेश्चन में वो है 12, तो हमारे पास में कोई ना कोई एक ऐसा ऑप्शन जरूर दिया होगा जिसमें जो दोनों वैल्यू हैं वो 12 की मल्टीपल या 12 की गुणज होगी। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से चेक करें तो हमें पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी अकेला ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों नंबर जो हैं वो 12 के गुणज हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सिर्फ ऑप्शन से चेक करते हैं तो हमारे पास में 84 और 96 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर ऑप्शन से हमने चेक किया और हमें दो ऑप्शन मिल गए जिनमें जो संख्याएं हैं वो 12 की गुणज आ रही है, या जो भी हमें महत्तम समापवर्तक दिया हुआ क्वेश्चन में उसकी मल्टीपल या उसकी गुणज है, तो उस केस में हमें फिर ऑप्शन से ना करते हुए अपने क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सॉल्व करना होगा। ऑप्शन से सॉल्व करने से आंसर जल्दी आ सकता है लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको ऑप्शन से भी हमने किया, अब हम इसको अपने बेसिक तरीके से सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि कभी भी दो संख्या जो मान्य होती है वो हम क्या मानते हैं, ए और बी मानते हैं। ए की वैल्यू क्या होती है R1 HCF, और बी की जो वैल्यू मानते हैं वो मानते हैं R2 मल्टीप्लाई बाई HCF। तो R1 और R2 हमें नहीं दे रखा है, तो इसको अगर A को हम लिखना चाहें तो HCF के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 12R1, क्योंकि HCF जो है हमारा वो 12 दे रखा है, तो 12R1 हो गया A और B हो जाएगा 12R2। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन दोनों संख्याओं का अंतर, तो अंतर कैसे निकलेगा, या तो A B से बड़ा होगा या B A से बड़ा होगा। अभी हमें ये नहीं पता कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, तो हम क्या करते हैं A माइनस बी करके ही चलते हैं। तो A माइनस बी जो है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 12 दे रखी है। A माइनस बी की वैल्यू 12 दे रखी है और A की वैल्यू क्या आ रही है 12R1, 12R1 आ रही है। A की वैल्यू होगी 12R1 माइनस A की वैल्यू होगी 12R1 और B की वैल्यू होगी 12R2, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 12 के बराबर। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 12 हमने ले लिया कॉमन,
तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा R1 माइनस R2, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 12 के। तो R1 माइनस R2 जो होंगे, R1 माइनस R2 जो होगा वो कितना होना चाहिए, हमारे पास में 1 होना चाहिए। अब R1 माइनस R2 जो है वो 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में जो दो सहभाज्य संख्याएं या कोप्राइम्स निकल के आएंगी उनमें जो अंतर होगा वो 1 का अंतर होगा। तो हमें कुछ ऐसे पेयर देखने होंगे जो कि सहभाज्य भी हो, जिनके बीच में अंतर 1 का हो। तो हमें पता है कि अगर हम देखें सहभाज्य जो संख्या निकाल सकते हैं वो कौन कौन सी निकाल सकते हैं, एक तो 2 3 हो सकती है, एक हो सकती है आपकी 3 4, एक हो सकती है आपकी 1 और 2, एक हो सकती है आपकी 4 5। ऐसे ही अनगिनत हमारे पास में पेयर बनेंगे जिनमें जो अंतर होगा वो 1 का होगा। अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन से हम चेक करते हैं। हम अगर मान लीजिए R1 की वैल्यू 1 ले हैं, पहले ऑप्शन से देखें, अगर R1 की वैल्यू 1 ली और R2 की वैल्यू 2 ली तो हमारे पास में जो संख्या निकल के आएंगी ये निकल के 12 24, 12 24 हमारे पास में आंसर में नहीं है, हम इसको काट देंगे। फिर हम देखेंगे 2 3, 2 3 का मतलब क्या हुआ, R1 की वैल्यू 2 और R2 की वैल्यू 3, तो जिससे अगर नंबर निकालें तो क्या निकलेगा, एक निकलेगा 24, एक निकलेगा 36, ठीक है। ऐसे यहाँ पे निकलेगा 36 48, यहाँ निकलेगा 48 और 60। ऐसे ही हमारे पास में पेयर बनते जाएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो नंबर जो हमारे पास जो निकल के आएंगे वो कैसे होंगे, 12 के मल्टीपल होंगे और उनके बीच में 12 का अंतर होना चाहिए। यहाँ पे भी अंतर जो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 12 का दिया हुआ है। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि अगर हम इन ऑप्शंस को चेक करें तो इनमें जो मल्टीपल आ रहे हैं वो तो अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन सब में जो अंतर आ रहा है, सब में अंतर जो है 12 का है। इन सभी ऑप्शंस में जो नंबर दे रखे हैं उनको अगर हम एक दूसरे से माइनस करें तो उनमें जो हमें अंतर मिलेगा वो 12 का मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि अंतर तो हमें 12 का मिल रहा है, लेकिन जो संख्याएं जो निकल के आ रही हैं वो 12 की मल्टीपल या 12 की गुणज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन अगर हम छोड़ दें, ऑप्शन नंबर सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऑप्शन से जाएं तो भी या हम अपने बेसिक तरीके से सॉल्व करें तो भी, तो हमारा ऑप्शन जो आंसर जो निकलेगा वो ऑप्शन सी ही निकलेगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 कहता है यदि तीन अंकों की दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 21 है तथा उनका गुणनफल 15,435 है तो वे संख्या क्या होंगी। ये क्वेश्चन जो है वो हमारा आज वाला जो पहला क्वेश्चन था आज का, उससे थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है। जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो क्या था, उसमें 2 अंकों वाली संख्या बताई थी, 2 अंकों की 2 संख्या बताई थी, जबकि इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 अंकों की 2 संख्याएं। तो चाहे हमारे पास में 2 अंकों की संख्या पूछे या 3 अंकों की संख्या पूछे, हमारा जो क्वेश्चन करने का, सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो एक जैसा ही होता है। बस जब हम आंसर निकालते हैं तब हम ये देखते हैं कि हमें 2 अंकों वाली संख्या चाहिए या 3 अंकों वाली संख्या चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी अपना बेसिक तरीका अपनाएंगे। ए को लिखेंगे R1 और मल्टीप्लाई करेंगे HCF, तो HCF कितना दे रखा है 21, तो इसको डायरेक्ट हम क्या ले सकते हैं, A की वैल्यू ले सकते हैं 21 R1। ऐसे ही अगर हम B लिखें तो कितना मिल जाएगा हमें, B की वैल्यू देखेंगे तो हमें मिलेगा 21, ये आएगा R1, सॉरी 21 R1 हो जाएगा A और B हो जाएगा 21 R2। तो B की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 21 R2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में और आगे क्या कहता है। 3 अंकों की संख्या दे रखी है, वो तो हम बाद में रखेंगे, 3 अंकों की संख्या कैसे निकलेगी, कब निकलेगी। अब कहता है उनका गुणनफल समापवर्तक हमने 21 का लिया था, उसकी मदद से हमने दोनों संख्या मान ली। फिर कहता है गुणनफल कितना है 15,435, तो अब क्या है A मल्टीप्लाई बाई B की वैल्यू क्या है 15,435। इसका मतलब क्या हुआ 21 R1 मल्टीप्लाई बाई 21 R2, इसकी वैल्यू दे रखी है 15435। अब 21 R1 और 21 R2 में से 21 और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। तो हम क्या करेंगे
21 मल्टीप्लाई बाई 21 की जगह डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 441, तो ये हो जाएगा 441 मल्टीप्लाई बाई R1 मल्टीप्लाई बाई R2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 15435 के बराबर। तो अगर हम R1 और R2 की वैल्यू निकालना चाहें, R1 मल्टीप्लाई बाई R2 की वैल्यू जब हम निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे 15435 में इस 441 का डिवाइड करेंगे, तो हमें जो वैल्यू निकलेगी R1 और R2 की वो क्या मिलेगी, R1 और मल्टीप्लाई बाय R2 की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 35। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास में R1 और R2 जो आएंगे उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 35 मिलेगा। अब इस 35 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने होंगे, ऐसे दो खंडों में इनको तो इसको 35 को तोड़ना पड़ेगा जो कि आपस में सहभाज्य हो, कोप्राइम्स हो। तो 35 के अगर हम देखें फैक्टर, तो 35 के फैक्टर अगर हम निकालें तो एक तो निकल सकता है 1, एक निकल सकता है 35, क्योंकि इनके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें 35 मिलेगा और ये आपस में कोप्राइम्स भी हैं। फिर दूसरा अगर हम देखें तो एक निकल सकता है 5 और एक निकल सकता है 7, क्योंकि 5 और 7 एक सहभाज्य संख्या है, कोप्राइम्स हैं, और जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 35 मिलता है। इसका मतलब क्या होगा, दो पेयर हमारे पास अभी हैं, एक तो है 1 और 35 का और एक है 5 और 7 का। तो इनमें इन्हीं दोनों पेयर का में से ही कोई ना कोई एक ऐसा पेयर बनेगा जिससे हमारी वैल्यू निकल जाएगी। तो एक तो पेयर हमें मिलेगा 1 का और 35 का, और एक पेयर जो मिलेगा वो मिलेगा 5 का और 7 का। ठीक है, अब क्या करना है हमें चाहिए 3 अंकों वाली संख्या, यहां दे रखी है ना 3 अंकों वाली संख्या। अब इस चीज का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे 3 अंकों वाली संख्या। ठीक है, तो अब हमें पता है कि एक जो हमारा R1 है वो है 1 और हमारा SCF है 21। तो जब हम 21 R1 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी 21, जो कि एक 2 अंकों की संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले ब्रैकेट से जहां पे R1 की वैल्यू 1 है और R2 की वैल्यू 35 है, वहां पे हमें दोनों संख्याएं 3 अंकों वाली नहीं मिलेंगी। एक संख्या 3 अंक की मिलेगी तो दूसरी संख्या 2 अंक की मिलेगी, जबकि हमारे पास में क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि 3 अंकों की 2 संख्या दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, R1 और R2 का जो पेयर बनेगा वो इससे नहीं बनेगा। तो R1 और R2 का पेयर क्या बनेगा 5 का और 7 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, A की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 21 मल्टीप्लाई बाई 5, जो कि होती है 105। ठीक है, और 105 एक 3 अंकों की संख्या है। अब देखा हमने B, तो B की वैल्यू क्या निकल के आई 21 मल्टीप्लाई बाई 7, जिसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 21 मल्टीप्लाई बाई 7 की जो वैल्यू होती है वो होती है 147। अब हमने देखा A और B दोनों जो संख्या है वो 3 अंकों की संख्या है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। अब हमें बस ये देखना है कि ये दोनों वैल्यू 105 और 147 जो है वो किस ऑप्शन में दे रखी है। हमें पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए में ये दोनों वैल्यू दे रखी है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आज के इन क्वेश्चंस में हमने HCF से रिलेटेड थोड़े से और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखे। कल हम HCF के इसी महत्तम समापवर्तक के वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, वो क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम के रूप में। एक पूरी क्वेश्चन की भाषा दे रखी होती है, उसको समझ के हमें सॉल्व करना होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को जरूर मिला होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका नाम है ज्ञानशाला विद निखिल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।